रेलवे जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में लूसेंट केमिस्ट्री के पार्ट 2 तक देख चुके थे। पिछले पार्ट को देखें और उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग पढ़ते हैं विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलय और विलायक। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलयन के प्रकार। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जिंक। ठोस में द्रव का विलयन थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन जल में एल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन धुआं। वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन कोहरा, बादल, अमोनिया। गैस का जल में विलयन। गैस में गैस का विलयन वायु गैसों का मिश्रण। विलायक का उपयोग। पहला, औषधि के निर्माण में। दूसरा, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। इत्र निर्माण में। चौथा, अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में। संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अति संतृप्त विलयन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। विलयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलय की मात्रा कम मात्रा में घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन है। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक संतृप्त होता है। परिक्षेपण। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला, विषमांग पदार्थ, निलंबन एवं कोलाइड। समांग पदार्थ, वास्तविक विलयन। निलंबन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इनके कण छन्ना पथ के आर पार नहीं आ जा सकते। ये अस्थायी
होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्नापत्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र के नहीं निकल सकते। इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रक्त, सिहाई आदि। कोलाइड के प्रकार। पहला, सॉल। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं पर उनमें प्रवाहता नहीं होती है, जेल कहलाती है। जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। पायस, इमल्सन, जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लिवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित कॉड लिवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रवृत्ति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। इनके कण छन्नापत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होते हैं। यह आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। अपोहन, कोलाइड। अपोहन, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना अधिक होता है यह गति उतनी ही तेज होती है। स्कंदन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अपक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ से कम रहता है। कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार प्रायः 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। कोलाइडी कणों में उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का परिकीर्णन नहीं करते। कोलाइडी के कण प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। वास्तविक विलयन का प्रासरणी दाब अधिक होता है। कोलाइडी विलयन का प्रासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। कोलाइडी विलयन समांग तथा एकांगित प्रावस्था वाला होता है। कोलाइडी विलयन विषमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है।
टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं, इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण वाली पृष्ठभूमि में आलपीन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बफर विलयन वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग सूचक अम्ल विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन। मिथाइल ऑरेंज का अम्ल विलयन में रंग गुलाबी होता है, जबकि क्षारीय विलयन में पीला और उदासीन विलयन में नारंगी होता है। लिटमस का कलर अम्ल में लाल होता है, क्षार में नीला होता है और उदासीन में बैंगनी होता है। फिनोल्फ्थेलिन अम्ल में रंगहीन होता है, क्षार में गुलाबी होता है और उदासीन में रंगहीन होता है। 9वां चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 4a में रखा गया। केकुले ने बताया है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिकों को होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। अपरूपता वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी विलयन में नहीं घुलता। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरा के रवे घनाकार होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें वोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने पर यह उस पर काला निशान बनाता है, इसीलिए इसे काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकृत रहता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अपसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संचारित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजिक आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटतर कार्बन परमाणुओं आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। त्रिबंधन वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन C2H2 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। समवायता
जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समवायवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार है: संरचनात्मक समावयवता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होता है। त्रिविमीय समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होता है। बहुलीकरण, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। बहुलीकरण की विशेषताएं: इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर सहयोग करते हैं। दूसरा, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। तीसरा, बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के प्रकार: स्टार्च और सेल्यूलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं: थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे जितनी बार ठंडा एवं गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण: पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन, एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग, थैलियाँ बनाने में होता है। खाने के पदार्थ को पैक करने पॉलीइथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टायरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम होता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप तीव्र बहुलक कहते हैं। उदाहरण: बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट, यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। इसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। रबड़, रबड़ दो प्रकार के होता है: प्राकृतिक एवं संश्लेषित। प्राकृतिक रबड़, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका उपयोग ट्यूबर, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रबड़, नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकोल, यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक आदि में किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे, वे श्रृंखलाएं युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई
की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो रेसे कहलाते हैं। रासायनिक रेसे। नायलॉन। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन शहर के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणु के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेसे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेसा बनाने के लिए दो एमीन NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 में किया गया था। व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी बनाने में होता है। रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तनु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीएस्टर। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया है। इसे संश्लेषित करने के लिए दो हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया दो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसीलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशामक के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसका संचारण नहीं होता। इसका निर्माण संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। इससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान या खेल कूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद। प्राकृतिक गैस। ताप परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कार्बन परमाणुओं की संख्या का C1 से C4 तक। उपयोग। प्राकृतिक गैस का उपयोग रसोई गैस के रूप में होता है। पेट्रोलियम या गैसोलीन। इसका ताप परिसर है 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। कार्बन परमाणुओं की संख्या C5 से C10 तक। इसका उपयोग ईंधन एवं स्पिरिट के रूप में। नेपता। ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180। कार्बन पर अणुओं की संख्या C7 से C12 तक। इसका उपयोग संश्लेषित रेशे के उत्पादन के रूप में होता है। केरोसिन तेल 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर। कार्बन परमाणुओं की संख्या C10 से C15 तक। इसका उपयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। डीजल 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर। कार्बन अणुओं की संख्या C16 से C20 तक। इसका उपयोग डीजल इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल ताप परिसर 350 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C20 से C30 तक। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में। पेट्रोलियम जेली का ताप परिसर 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C30 से
C35 तक, स्नेहक एवं दवा बनाने में। पाराफिन मोम का ताप परिसर 500 डिग्री से अधिक, C35 से C40 कार्बन अणुओं की संख्या। इसका उपयोग मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में। कोल तार, इसका उपयोग सड़क निर्माण में होता है। कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अविस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रमुख होती है। प्रशीतक फ्रीऑन है। डाइक्लोरोमीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद एथाइल एल्कोहल है। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नीयस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। आश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने में किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, उसका उसमें मान उच्च होना चाहिए। तीसरा, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। चौथा, जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। पाँचवा, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। छठा, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। सातवां, उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का उसमें मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का उसमें मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का उसमें मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अपस्फोटन एवं ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण में इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन के समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि को अपविस्फोटन कहलाती है।
ईंधन जिनका अपविस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अब अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार बांटा गया है। ईंधन: ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। द्रव ईंधन: पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, एल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन: प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। कोयला: कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पिट कोयला: इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होते हैं। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला: इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला: इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। एंथ्रासाइट कोयला: यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। द्रव ईंधन: पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन: प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। इसमें 90% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। इससे उच्च ताप पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है अतः इसे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है ताकि इससे रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। नोट: जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस है। गोबर गैस: गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2: यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करती है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मायन 1100 से लेकर 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस H2+CO: इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मायन 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस: यह कोयले के भंजन आसवन से किया जाता है। यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मायन उसकी कोटि का निर्धारण करते हैं। एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे पावर एल्कोहल कहते हैं जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में किया जा सकता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। दोस्तों, आज का रिवीजन यहीं रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस प्रकार की वीडियो हम
लाते रहें आपके लिए। धन्यवाद।